हेलो डॉक्टर माधव राजे। हेलो। एंड सभी ऑडियंस का मैं स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं ये हम्म। ऑडियंस को ये बताना चाहूंगा कि आज से हम डेल कार्नेज की सीरीज चालू कर रहे हैं, जिसमें हम डेल हम्म। कार्नेज ने जो जो बुक्स लिखे हैं उनमें से कुछ चैप्टर्स लेंगे और उनकी समरी मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद हमारे जो एक्सपर्ट है डॉक्टर माधव राजे वो उसके ऊपर कमेंट करेंगे या अपनी राय बताएंगे एज अ साइकेट्रिस्ट करके। उसके बिहाइंड द थ्योरी बताएंगे, जो साइकोलॉजिकल एनालिसिस है वो डॉक्टर माधव राजे हमें बताएंगे। तो आज है हमारा फर्स्ट डे, तो हम स्टार्ट करते हैं। जो बुक है हाउ टू एंजॉय योर लाइफ एंड योर जॉब करके, तो उसमें एक चैप्टर है। जनरली ये पाया जाता है कि कोई भी इंसान जब काम करता है तो वो बहुत फटीग या चिंता या थकान से भरा होता है। तो डेल कार्नेज ने ऐसे बताया है उस चैप्टर में कि आप यदि ये 4 हैबिट्स को फॉलो करोगे तो आप आपकी फटीग वरी को प्रिवेंट करोगे। तो उसमें से फर्स्ट जो बताई है डॉक्टर माधव राजे, वो है कि आपका डेस्क क्लियर होना चाहिए। लाइक डेल कार्नेज का एक ऑब्जर्वेशन था कि इन जनरल पब्लिक डेस्क के ऊपर या जो टेबल के ऊपर जो आपको काम करना है उसके ऊपर बहुत सारी चीजों से भरा होता है उनका टेबल या डेस्क। तो जितनी सारी चीजें भरी होगी, जितना सारी चीजें टेबल पे होगी, उतनी चिंता या फटीग आपको रहेगा। ये डेल कार्नेज का कहना था। तो आपको जो काम अभी करना है उसी के रिलेटेड चीजें बस टेबल पे होनी चाहिए। तो ये फर्स्ट हैबिट उन्होंने बताई है उस बुक में। और सेकंड हैबिट बताई है कि आपको जो चीजें करनी है दिन में वो अकॉर्डिंग टू उनके इम्पोर्टेंस करो। लाइक उनकी प्रमुखता पहले आप डिसाइड करो कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, और उस हम्म। इम्पोर्टेंस के हिसाब से आप चीजों को करना शुरू करो। हाँ। तीसरा जो पॉइंट बताया है डेल कार्नेज ने इसके ऊपर, कि आप आपके डिसीजंस हो या समस्या हो वो आप उसके ऊपर डिसीजन लेना शुरू करो। पहले प्रॉब्लम का जो पहला आपके पास समस्या होगी आपको, या पहला कोई आपको डिसीजन लेना है, तो अननेसेसरी उसको अवॉइड मत करो। जब आप सेकंड प्रॉब्लम को फेस करोगे या सेकंड डिसीजन आपको लेना होगा, तो फर्स्ट आपका डिसीजन क्लियर चाहिए, यदि आपके पास हम्म। वो डिसीजन लेने के लिए सफिशिएंट फैक्ट्स है तो। एंड लास्ट जो हैबिट डेल कार्नेज ने बताई है, वो हम्म। तो लाइक ऑर्गेनाइज, डेप्यूटाइज एंड सुपरवाइज करके है। वो डॉक्टर माधव हम्म। राजे ही हमें सारी चीजें अभी समझाएंगे इसमें से। तो डॉक्टर हम्म। माधव राजे, प्लीज ये जो डेल कार्नेज ने 4 हैबिट्स हमें बताई है तो उसका थोड़ा एनालिसिस हम्म। हमारे ऑडियंस को आप करके दो डॉक्टर माधव राजे। जी। अच्छा है। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि एक एक पॉइंट लेकर के हम चलेंगे और उसके ऊपर में थोड़ी बात सोचेंगे। ठीक है ना? यस सर। बात सोचने का तरीका भी हम लोग ऐसा करेंगे। हम आमतौर पे साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव या साइकोलॉजिकल थ्योरी या साइकोलॉजिकल लिटरेचर क्या कहता है, इसके बारे में पहले रोशनी डालेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट ऐसी है सुशील सर आपसे कि आप एक एक पॉइंट लेकर के बात करिएगा। मतलब अभी मैं जैसे आपका एक पहला पॉइंट है कि आपके सामने जो टेबल है वो बहुत सारी चीज़ों से भरा होगा। तो जो इम्पोर्टेंट काम एट हैंड है उसको ही सामने टेबल पे रखिएगा और बाकी सारी चीज़ों को बाजू कर दीजिएगा। ये पहली हैबिट डेल कार्नेगी ने बताई है। यस। हालांकि मेरी ये राय है मित्रों कि डेल कार्नेगी साइकोलॉजिस्ट नहीं थे। और साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव उनका बहुत अच्छा था। ठीक है ना? वो एक बहुत ग्रेट ऑथर थे और उन्होंने कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन के ऊपर में बहुत अच्छी बातें बताई है। अब जैसे कि ये जो फटीक है या स्ट्रेस है, वरी नहीं करना है, इसमें से एक फैक्टर ये है कि आपके सामने अगर बहुत सारी बातें होगी करने की जैसी और आपको पता नहीं है कि कौन सी पहली बात आपने करनी चाहिए, तो आपके मन के ऊपर में बहुत बार ये लोड रहता है, ये बैगेज रहता है दैट कैरीज ऑन कि मैं ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, वो भी करूंगा, मैं थक मतलब कब कब क्या करूँ, क्या क्या करूं मैं। तो ये साइकोलॉजिकल लोड आ जाता है मन पे, बहुत लोगों के मन पे। उनको लगता है मैं कितना कामों से घिरा हुआ हूँ, मेरे पीछे में कितने काम है।
तो ये जो विचार है कि मेरे पीछे कितने काम है, इस विचार से उन्हें थकान सी आ जाती है, या वो पैरालाइज जैसे हो जाते हैं साइकोलॉजिकली, मेंटली। अगर आपके सामने एक काम है, आपने उसको कंप्लीट कर दिया, फिर आप दूसरा काम ले लेंगे, मतलब आपने प्रायोरिटी बना लिया है ना, कि मैं पहले क्या काम करूंगा, मेरे पास में क्या क्या काम करने के हैं, 10 काम की मेरी लिस्ट मैंने बना दिया। वो लिस्ट में से जो पहले नंबर का काम है वो आप सामने रखिएगा, और पहले नंबर का काम को आपने कंप्लीट कर दिया, वो कंप्लीट होने के बाद में दूसरा काम लेना है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि पहला काम कंप्लीट होने के पहले, काम करते समय में आपको कोई ना कोई क्वेश्चन मन में आते हैं, या कोई ना कोई समस्या मन में आती है, या वो उस काम के भी उप काम जो रहते हैं, उप विभाग जो है वो भी आपके सामने आते हैं। ऐसे समय में आपको इन सब चीजों से जूझना पड़ता है, या उनके ऊपर में निर्णय लेना पड़ता है, या उनको आपकी कृति में उतारना पड़ता है। तो अगर बाकी चीजें आपके सामने नहीं होगी, जो डॉन्ट नहीं करेंगी आपको, जो आपको भयभीत नहीं करेंगे कि बाकी भी काम है, ये मैं कब खत्म करूं, तो आप जल्दबाजी नहीं करोगे, आप एट पीस रहोगे। इसीलिए ये फॉर्मूला आज की तारीख में भी मित्रों काफी हद तक ही आपको मदद करेगा। क्योंकि देखिए आज क्या हुआ है, सोशल मीडिया के कारण और हमारी एक अंदर जो जीवन शैली हमने अपनाई है उसके कारण, हम सब लोग ओवरवेल्म हो गए हैं कामों से। काम बहुत सारे हैं अपने सामने, और काम काम भी अगर जिनके सामने है उनको लगता यह है कि बहुत काम है। तो ये जो लगना है बहुत काम है, उसके कारण आदमी का दिमाग जो है भर सा जाता है, और दिमाग अगर भर सा जाएगा तो आपको फटीग महसूस होगा। इसीलिए काम की लिस्ट बनाना सबसे अच्छा है। टेबल के ऊपर में जो सबसे प्रायोरिटी वाला काम है उसको पहले रखिएगा, उसके बाद में दूसरा काम लीजिएगा हाथ में। ठीक है ना। ये 2 पॉइंट्स मैंने आपको हैबिट्स के बारे में बताए। तीसरी हैबिट और चौथी हैबिट जो है, तो सुशील सर आप फिर से एक बार तीसरी हैबिट बताइए, चौथी हैबिट और तीसरी हैबिट को निर्देशित करिए, ताकि ऑडियंस के सामने हम फिर से वो रखेंगे, और मेरे तरफ से रिपीटेशन नहीं होगा, आप भूलिएगा। डॉक्टर माधव राजे, जो थर्ड हैबिट थी जो उन्होंने बताई थी, उन्होंने बोला था कि डोंट कीप पुटिंग ऑफ योर डिसीजंस। इसका मतलब उन्होंने ऐसे बताया है बुक में कि आपके सामने यदि कोई भी चीज का डिसीजन लेने को आता है या कोई भी समस्या आती है, तो आप पहले उसको सुलझाइए, और फिर उसके बाद आप नेक्स्ट डिसीजन को जाइए या नेक्स्ट समस्या को सॉल्व करने के बारे में सोचिए। और उन्होंने बताया है कि जब पहला आप डिसीजन ले रहे हो, तो ऑब्वियसली उन्होंने बताया कि आपके पास यदि नेसेसरी फैक्ट्स है उसको सॉल्व करने के लिए, तो अननेसेसरी अवॉइड मत करो उसको, आप डिसीजन ले लो और फिर नेक्स्ट डिसीजन की ओर जाओ। और जो फोर्थ हैबिट जो बताई है, वो शायद वर्क कल्चर में जो सुपरवाइजर लेवल या मैनेजर लेवल पे जो रहते हैं, जिनको ग्रुप से काम करवाना होता है, उनके लिए है। उन्होंने बोला है कि आपको काम को संयोजित करना आना चाहिए, काम कराना और संचालित करना आना चाहिए। तो यही उन्होंने बताया कि ऑर्गेनाइज, डेप्यूटाइज एंड सुपरवाइज करके टॉपिक दिया है उन्होंने। तो ये दो टॉपिक के बारे में आप बता दो डॉक्टर। हाँ, ऐसा है, ये 2 हैबिट और ये आखिरी की 2 हैबिट जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड लग सकती है ऊपर ऊपर में, लेकिन वैसा नहीं है। थर्ड हैबिट जो है वो डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस है। और बहुत बार मित्रों डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस जो है, अब जैसे कि मैंने बताया पहले कि आप काम की क्या क्या है उसकी लिस्ट बनाइए, ये डिसीजन हुआ, कौन सा काम है उसका डिसीजन लेंगे आप, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये डिसीजन हुआ। उसमें से कौन सा पहला है प्रायोरिटी में, कौन सा दूसरा है, ये भी डिसीजन हुआ। तो ये डिसीजन लेने की आदत आपकी वैसे ही पड़ जाती है आपको, लेकिन बहुत से लोगों को ये आदत नहीं होती। अब बहुत से लोगों को ये डिसीजन पोस्टपोन करने की भी आदत होती है, या फॉर्म डिसीजन नहीं होता। तो डिसीजन मेकिंग की आदत मित्रों ऐसी आसमान से टपकती नहीं है अपने दिमाग में, उसकी प्रैक्टिस ही करनी पड़ती। तो धीरे धीरे अगर आप ये छोटी छोटी स्टेप्स लेते जाएंगे, तो आपको डिसीजन लेना आएगा, और आप डिसीजन लोगे भी। जब आप डिसीजन लोगे तो डेफिनेटली आप इमिडिएटली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचेंगे। ठीक है ना। अब आपका सबसे पहला छोटा प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास में कितने काम है, 1 2 3 4 5 या 10 20, उसको लिस्ट में लिखो। लिस्ट में लिखना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो लिखने का जो डिसीजन है वो डिसीजन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने वो स्टेप ले लिया तो आगे आप जाओगे। इसीलिए जो थर्ड स्टेप उन्होंने लिखी है डिसीजन मेकिंग की, इसको सुनकर के आप दब मत जाना, डर मत जाना, पीछे मत हटना। ये कोई बहुत बड़ा डिसीजन मेकिंग नहीं है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें हमको डिसीजन लेना है। और ये डिसीजन लेते समय में अगर आप ये तीसरी हैबिट अगर आप डेवलप कर लेंगे अपने अंदर में, तो फिर उसके बाद में आप जब भी कभी सोचेंगे तो ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है। क्या फॉर्मूला रखना है? कि सारा काम मैंने अकेले नहीं करना है,
अगर मेरे पास में बहुत ज्यादा काम है तो काम कैसे करना है, इसके लिए मुझको पहले ऑर्गेनाइज करना ही पड़ेगा। अब ऑर्गेनाइज करने की बात तो हम पहले ही बताए कि आपके पास में कितने काम है, आप उसकी लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाने के बाद में जो काम पहले करेंगे उसी काम को टेबल के ऊपर रखिए, बाकी सारे जो काम है वो बाजू में रख दीजिए, मतलब आपने ऑर्गेनाइज करना चालू कर दिया, है ना। है ना। तो ये ऑर्गेनाइजेशन हो गया। फिर आप यही, इसमें से कुछ काम आप जो कर रहे हो, अब जैसे मैंने बताया था कि काम करते समय आपको कोई ना कोई समस्या आएगी, कोई ना कोई ज्यादा का काम करने की भी जरूरत पड़ेगी, तो वो काम किसी और से अगर हो सकता है तो उनको दे दो, मतलब वो डेलीगेट कर दो, जिसको बोलते हैं डेपुटाइज करके उन्होंने शब्द वापरा है, मतलब वो डेलीगेट कर दो, वो किसी को और दे दो, किसी के थ्रू वो काम करा लेना, अगर हो सकता है तो। अगर नहीं हो सकता तो खुद को ही डमी पिक्चर बनाइए और बोलिए नहीं नहीं, तुमको ये करना है, ये समय ले लो। और फिर वो समय का भी तकादा इसमें आता है मित्रों, जिसके बारे में मैं ज्यादा की इंफॉर्मेशन, ज्यादा का पॉइंट ऐड कर रहा हूँ। आपको समय के साथ में इसको बांधना होगा, कौन से समय में क्या करना है, कितने समय में क्या करना है, क्योंकि आपका जो डेली शेड्यूल है वो शेड्यूल को डिस्टर्ब ना करते हुए आपको इसमें इंक्लूड करना होगा, ताकि वो समय ले लीजिएगा और वो खुद को डेलीगेट करिए, या और अपने किसी दोस्त को, या अगर आपके साथ में कोई काम करने वाले हैं तो उनको डेलीगेट करिएगा। ठीक है ना। ये इस तरह से अगर आप करते जाएंगे तो ये चौथी हैबिट है। ये हैबिट करने से अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रहे हो तो धीरे धीरे आप ग्रुप लेवल के काम पर भी बढ़ सकते हो। ठीक है ना। जैसे कि उदाहरण के तौर पे इवेंट मैनेजमेंट का जो काम करते हैं, उन लोगों को कम से कम 10-15 लोगों के साथ में काम करना पड़ता है। तो इवेंट मैनेजमेंट का काम करने वाले लोगों को भी ये सब ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, काम डेलीगेट भी करना पड़ता है ना। तो ये बातें उनको भी काम करनी पड़ेंगी, इसलिए ये सारे लोगों को लग सकती है, इससे फायदा हो सकता है, ऐसी बात है। और अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हो या अर्ली एज में हो करियर के, तो इन हैबिट्स को अगर आप अभी डेवलप कर लेंगे तो आने वाले 20 साल में आपको इन हैबिट्स के साथ में आपका करियर और आपका प्रोफेशनल वर्क काफी अच्छे तरीके से आगे चल जा सकता है। इसलिए मुझको लगता है कि हालांकि बहुत साल पहले डेल कार्नेगी जी ने ये बताया था, लेकिन आज भी उसकी जरूरत उतनी ही महसूस हो सकती है। ठीक है ना। तो मुझको लगता है कि इससे भी अगर और कोई ये बात को इम्प्लीमेंट करते समय अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हम और कोई एक्सप्लेनेशन देने की और आपके क्वेश्चंस को आंसर करने की जरूर कोशिश करेंगे। ठीक है ना। यस सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी हमें दी है, इसके बिहाइंड द साइकोलॉजी एनालिसिस आपने बता दिया। तो आई थिंक हमारे ऑडियंस को ये वीडियो, ये सीरीज का पहला वीडियो अच्छा लगेगा। मैं ऑडियंस से ही पूछना चाहूंगा कि आपके मन में लगता है कि डेल कार्नेगी का ये टॉपिक चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। फिर जी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में डेल कार्नेगी के नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।